बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोलॉजी विद हनी। और आज आपकी फर्स्ट क्लास है। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जो बेसिक्स का होगा एस्ट्रोलॉजी की। जो एटलीस्ट मैं आपको इतना खुद का फील कर दूंगा। बेसिकली मुझे लफ्ज़ मिल नहीं रहा कौन सा यूज़ करूँ, तो लेकिन आपको ऐसा बना दूंगा कि आप अपना चार्ट खुद जो है वो रीड कर सकते हैं। ये चैनल बनाने का मकसद और या ये ग्रुप स्टार्ट करने का मकसद ही यही था। जब मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट 100 स्टूडेंट हो जाएंगे तब मैं ये ग्रुप स्टार्ट करूंगा, उसके कहने का मकसद ये था कि मैं देखना चाह रहा था किसका कितना टेम्परामेंट है। अभी भी इस वक्त 48 के करीब लोग हमारे ग्रुप में मौजूद हैं जो सीखना चाह रहे थे, और कुछ 20 या 20 प्लस जो हैं वो ग्रुप छोड़कर जा चुके हैं। मैं इसीलिए स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कौन वाकई सीखने वाला है। तो मुझे अब आइडिया हो गया जो सीखने वाले हैं वो अभी भी ग्रुप में है। आई गेस कोई 1 डेढ़ महीना हो गया इस ग्रुप को बने हुए, और इस ग्रुप में काफ़ी लोग मौजूद भी हैं। और ये चीज़ इस बताती है कि आप लोग वाक़ई ही इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में। और इसलिए मैंने सोचा कि अब ये जो है मुझे जल्द से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने छोड़ना था, जो सिर्फ़ एन्जॉय करने आए थे, वो छोड़कर जा चुके हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मल ना बनूँ, मैं कैजुअली आपसे बात करूँगा, ताकि आपका मेरा जो इंटरेक्शन है वो बना रहे और आप आसान अल्फ़ाज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिफोर वी स्टार्ट आपको थोड़े से कुछ रूल्स पता होने चाहिए। एक रूल मैं आपको ये बताऊँगा ज़िंदगी में जो आपके बहुत काम आएगा ना, वो ये है कि आपने कभी भी एस्ट्रोलॉजी को हरफ़ आखिर नहीं समझना। एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस लेनी है आपने। जब हम बात करते हैं ना महकमा मौसमियात की, वेदर अपडेट की, तो उसमें क्या होता है? आपको बताया जाता है बारिश होगी, तो आप एहतियात करते हैं। जो भी एहतियाती तदाबीर हों वो आप करते हैं। आप छतरी ले लेते हैं अपने साथ अगर बाहर जा रहे हैं। आप अक्सर लोग मैंने देखा जो बाइकर्स होते हैं वो अपने साथ पहले ही शॉपर रख रख लेते हैं मोबाइल और वॉलेट रखने के लिए, तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी आपको गाइड करती है। बच्चा पैदा हुआ, आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है इसका नाम क्या रखना है, इसका इंटरेस्ट किन-किन चीज़ों में होगा, इनको किन-किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है। ये नहीं कभी कहा गया एस्ट्रोलॉजी में कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। हमेशा ये बोला जाता है कि फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसका नाम क्या रखना चाहिए, इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा। उस इंटरेस्ट की बेस पे डिपेंड करता है कि आप उसका करियर कैसा बनाते हैं। अगर एक बच्चा उसको बोलने का हुनर है, तो इट मीन्स वो कम्युनिकेशन वाली लाइन में जाएगा। वो वकील बड़ा अच्छा बन सकता है, वो कारोबारी एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है, ठीक है? तो इसी तरह हम डिफरेंट जो है वो बच्चे के चार्ट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। हर आखिर कभी नहीं समझना आपने एस्ट्रोलॉजी को। ये मत समझना कि जो आ गया है वो ही सच है और यही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह ताला है वो हर चीज़ पर कादिर है, और जब दुआ की जाती है ना, तो स्टार्स जितने मर्ज़ी बुरे हों, प्लैनेटरी कंडीशन जितनी मर्ज़ी बुरी हो, सब कुछ बदल जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ़ एक लर्निंग पर्पज़ के तौर पे लीजिएगा, एक फ़न वे में इसको सीखें, एन्जॉय करें, चार्ट्स रीड करें और अपना भी पढ़ें, और जो है आपको लगे क्या चीज़ मैंने करनी है, किस चीज़ से बचना है, उससे आप बचें और एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। दूसरी बात जो मैं बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि जब तक आप बेसिक सीख ना लो, आपने अपना चार्ट रीड नहीं करना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो जब सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने चार्ट पर नज़र दौड़ाते हैं। और जब कभी कोई प्लैनेटरी पोज़ीशन गलत आ जाए, किसी गलत चीज़ के बारे में बताया जाए, कोई गलत डेफ़िनेशन की जाए, तो वो अपने चार्ट में देखते हैं, अगर वो अप्लाई हो रही है तो वो परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ यार वीनस 12वें घर में अच्छा नहीं है, या मैंने बोल दिया 12वें बुर्ज में अच्छा नहीं है, किसी को नहीं समझ आई और उसने देखा उसके 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, या उसके पाइसेस के अंदर वीनस बैठा हुआ है, तो वो परेशान हो जाएगा। उसके ज़हन में ही बात चलेगी, यार वीनस तो मुझे नुकसान देगा, कभी फ़ायदा देगा ही नहीं। वो वीनस से जुड़े कलर ही नहीं पहनेगा, वीनस का स्टोन नहीं पहनेगा, वीनस वाली रेमेडीज़ कुछ भी नहीं करेगा, वो डर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, एक प्लैनेट नहीं होता, ओवरऑल चार्ट की टोन देखनी पड़ती है। चार्ट देखना पड़ता है, लगन कौन-सा लगन का मालिक स्ट्रॉन्ग है, देन देखना पड़ता है बाकी प्लैनेट कहाँ-कहाँ पर है। उसको कोई पूरा प्लैनेट तो नहीं देख रहा, उसको कोई अच्छा प्लैनेट तो नहीं देख रहा, उसका नक्षत्र कौन-सा है, कहाँ पर बैठा हुआ है, कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, फिर फाइनलाइज़ किया जाता है, उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपको फ़ायदा देगा या आपको नुकसान देगा। तो आपने कोशिश करनी है जब तक आप मैं ना बोलूँ कि यार अब आप अपना चार्ट ओपन करो, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो मेरी जो भी वीडियोज़ है ना, जो आप देख रहे हो अपने चार्ट पर अप्लाई करो, तब तक अपना चार्ट ना देखें, नहीं तो आप जो है ना वो गुमराह हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा ये प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी नहीं है। आप भी सिर्फ़ इसको फ़न समझो और फ़न वे में इसको सिर्फ़ सीखने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एस्ट्रोलॉजी फिर वही बात कि हरफ़ आखिर नहीं है, सब कुछ दुआओं से बदल जाता है, क्योंकि अगर तकदीर हमारी, ये किस्मत अल्लाह ताला ने लिख दी होती, फ़िक्स कर दी होती, तो दुआ वाली ऑप्शन अल्लाह हमें ना देता। दुआ इसलिए दी गई है कि माँगो।
हर चीज़ का तोड़ है, रेमेडी है, सब कुछ है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज़ में समझाने की कोशिश करूँ और आसान जितना हो सके आसान अल्फाज़ में समझाऊँ। और आपके क्वेश्चन आंसर भी लूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी। और मुझे बल्कि ये भी कमेंट करके आप वीडियो के में बताइएगा, क्या मुझे फेसबुक ग्रुप भी बनाना चाहिए डिस्कशन के लिए फर्दर या नहीं? क्योंकि वहाँ पर ये एक ऑप्शन भी कि वहाँ हर बंदा अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है, जिसको पढ़कर हम आंसर दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम व्हाट्सएप पर ही लगे रहें, समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता इंसान, व्हाट्सएप पर टाइम नहीं दे सकता। तो या और भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं। तो मुझे ये भी बताइएगा। सेकंड चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ, इस तरह रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं आपको ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन दूँ, तो क्या आप लोग उसको जॉइन करना पसंद करोगे? उसमें ये होगा, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा और आप लोग भी सारे वाया वेबकैम, वाया मोबाइल फ़ोन मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होगा, लाइक डिफरेंट ऐप्स हैं गूगल मीट एंड ज़ूम टाइप की, जिसपे हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो चैट कर सकते हैं और आप सब भी ऑनलाइन होंगे, आप मुझसे अपना क्वेश्चन उधर ही पूछ सकते हैं वीडियो के दौरान जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो जाएगी और बाद में उस वीडियो को हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे ताकि जिसने दोबारा देखनी हो वो वहाँ भी चला जाए। तो मुझे बताइएगा, क्या आप अगर मैं ऑफ़र दूँ आपको लाइव स्ट्रीमिंग की, तो क्या आप लोग इसको जॉइन करेंगे? और ये भी बताइए कि ज़ूम और गूगल मीटिंग के अलावा गूगल मीट के अलावा और ऐसी कौन-सी ऐप्स हैं और ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ मैक्सिमम लोग हमें जॉइन कर सकते हैं? ठीक है? तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये मानना है कि ये 25,000 साल पुरानी है या इससे भी ज़्यादा पुरानी है। इसी तरह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, उनका भी मानना है कि वो बहुत पुरानी है। बेसिकली एक यूनानी सिस्टम है जिसको ग्रीक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इंडियन है। कुछ कहते हैं कि जब सिकंदर आज़म ग्रेट अलेक्जेंडर जब वो इंडिया में आया था, हिंदुस्तान आया था, तो उसके साथ जो उस वक़्त लोग थे जिनके पास से नॉलेज था, वहाँ से नॉलेज जो है हिंदुस्तान को मिला। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च की और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म बन गई। ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो निज़ाम शमसी से बहुत दूर हैं, उनको भी शामिल किया जाता है, जैसे कि प्लूटो, नेपच्यून एंड यूरेनस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको शामिल नहीं किया जाता। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट के साथ एक एसोसिएशन है, एक उनके गॉड की। हमारा मानना है कि खुदा एक है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उसके अलावा फरिश्ते हैं जो हर चीज़ पर मुकर्रर, उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी गई है अल्लाह ताला ने। बारिश का फरिश्ता, रिज़्क का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, हम उनको मलाइका बोलते हैं, फरिश्ते बोलते हैं, एंजेल्स बोलते हैं। जबकि हिंदू रिलिजन में जो सनातन रिलिजन है, वो लोग इसको भगवान बोलते हैं, वो मौत का भगवान, हम मौत का फरिश्ता कहते हैं, वो मौत का खुदा कहते हैं, मौत का भगवान कहते हैं। इसी तरह वो रिज़्क का भगवान, तो उन्होंने डिफरेंट अपने भगवान जो है वो एसोसिएट किए हर एक प्लैनेट के साथ। तो जब आपको मैं ये सिखाऊँगा, तो मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा और इनकी रीज़न एक्सप्लेन करूँगा, क्यों हिंदुओं ने अपने इस भगवान को इस प्लैनेट के साथ या इस नक्षत्र के साथ जोड़ा हुआ है। तो आपने थोड़ा-सा ओपन माइंड रखना है, आपने ये मत समझना कि खुदा न खास्ता मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है, बट सिखाने का मकसद है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी में आते हैं ना, तो यहाँ पे इस फील्ड में वो लोग आते हैं जिनका ज़हन बहुत खुला होता है पहले से, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, लिबरल सेक्युलर टाइप होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, बल्कि इन चीज़ों को सिर्फ़ सीखना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं एक बार फिर बता दूँ कि मैं आसान तरीन अल्फ़ाज़ में समझाऊँगा। समझाने के बाद आप वीडियो देख सकती हैं, वीडियो में अपना कमेंट करें और मैं वहाँ जवाब दूँगा, फिर व्हाट्सएप पे डिस्कशन करेंगे। फेसबुक ग्रुप की मैंने आपको एक ऑलरेडी ऑप्शन दे दी है, जो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर एक सेपरेट ग्रुप बने हमारा एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पर हम डिस्कशन कर सकें, जो एक सीक्रेट या आप कह लें एक प्राइवेट ग्रुप हो, तो मैं वो भी क्रिएट कर दूँगा, वहाँ भी आप लोगों को ऐड कर लूँगा। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जहाँ सब जॉइन करें, आप सबकी अपनी मर्ज़ी है, जो सिर्फ़ अपना फेस रिवील करना चाहता है, चेहरा दिखाना चाहता है, जो ख़वातीन लेडीज़ भी हैं इस ग्रुप में, वो नहीं आना चाहती कैमरे पर, वो अपना कैमरा बंद भी कर सकती हैं, वो लाइव स्ट्रीम में आ सकती हैं, क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो वो भी आप मुझे बता दें कि वो कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा कोई और आपके पास अगर अच्छी राय हो, वो भी मुझे ज़रूर दें और कोशिश करें कि आप जितने भी आपके दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि इस चैनल को ग्रो करें। जितना चैनल ग्रो होगा, हम सब ग्रो होंगे और इल्म बाँटने से बढ़ता है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ईमानदारी से जो नॉलेज मुझ तक पहुँचा है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, इतना ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें अभी नहीं याद आती, कुछ वक्तन-फ़वक्तन याद आती रहती है, तो मैं वीडियो के बीच में बताता रहूँगा। तो पहला स्टेप है, पहला कोर्स है, लेवल 1 है
और हमारी आज लेक्चर भी पहला है। जितनी मैंने बातें की आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक्स आज हम लेक्चर 1 में डिस्कस करते हैं। So we are on our screen now और थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नॉइज है। हमारे घर जो है वो टीवी बंद नहीं होता, न्यूज़ चैनल बहुत चलते हैं, तो उसको इग्नोर करके हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। और स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी कोशिश ये होगी कि आपको हाउसेस, आपको ज़ोडिएक्स की इतनी डिटेल्स बता दूं कि आप जब भी किसी का चार्ट देखेंगे तो आपको जस्ट हाउस नंबर देख के और उस प्लैनेट की कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ में इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, आपको हाउसेस का पता होना चाहिए डिटेल में बहुत, और सेकंड आपको तमाम जोडिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात पता होनी चाहिए। हाउस को और जोडिक्स को जब हम मिक्स करके साथ में लाकर चलते हैं तो फिर जो है वो हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी काम किस तरह करती है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तहम्मुल से सुनिएगा आप। ऑलराइट, अब ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से यहां तक। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ओके, अब आप समझो कि ये जो है ये एक पट्टी है ज़ोडिएक की। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सूरज है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं येलो कलर ताकि आपको याद हो जाए कि ये दैट इज सूरज भाई। चलो भाईजान, कलर नहीं हो रहा। ओके, ये सूरज साहब आ गए हमारे अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि इसके गिर्द इस तरह से मदार हैं। सॉरी, मेरी ड्राइंग जरा माउस से नहीं होती कि मुझे पेन टैप किया जाता, वो मेरे पास है नहीं है। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। एक मदार आ गया, ये दो मदार हो गए, और ये मदार पे एक अलग बहस है कि ये बेजी हैं इस तरह से या दूर हैं इस तरह से। ठीक है, वो बात की बात है, अभी हमें उस चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी हमें सिंपल सीखना है। अब ये सारे प्लैनेट इस तरह साथ के साथ सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सूरज है ना, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कुछ इस तरह से। सॉरी, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम कुछ और अभी फिलहाल ऐसे कर देते हैं। और ये अब ये जो सूरज है ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ओहो, ठीक है, अब ये सूरज जो है, ये सूरज मियाँ के गिर्द हम घूम रहे हैं सारे तमाम प्लैनेट्स। ऑलराइट, तो अब आप मतलब एक जस्ट सोच लो कि ये 12 ज़ोडिएक बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अभी और हैं, सो लेट मी, हाँ ये वाली लाइन रिमूव हो गई है। अब आप समझो कि ये तमाम ज़ोडिएक हैं। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये एरीज है। ठीक है, ये वाला एरीज है, ये एरीज है, ये टॉरस है, ये जेमिनी है, ये कैंसर है, और ये लियो है, ये वर्गो है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं इसको, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये 12 की 12 जोड़िक है। यानी कि जब जमीन, जैसे ये जमीन मैंने बना दी, जमीन इस पोर्शन में आती है, इस पोर्शन में, तो ये क्या होता है,
ये होता है एरीज। फिर जमीन जो है वो अगले महीने यहाँ आ जाती है, तो वो बच्चे जो पैदा होते हैं वो होते हैं टॉरस। फिर एक महीने बाद जमीन इस पोर्शन में आती है सूरज के, तो ये बन जाता है जेमिनी। यूं जमीन यहाँ से शुरू होती है, जमीन जो है चक्कर लगाना, और यहाँ से शुरू होती है और आते आते यहाँ पे 12 बुर्ज पूरे हो जाते हैं और 1 साल गुजर जाता है और फिर जमीन दोबारा यहाँ पे आ जाती है। ऑलराइट, अब आप समझो कि मैंने जो ये जो चक्कर है ना, जो ये लाइन चल रही है एरीज टॉरस और ये ऐसे गोल दायरा बन रहा है, ठीक है, मैंने इस लाइन को पकड़ के सीधा कर दिया है ये वाली लाइन में, ठीक है। तो अब हम इस लाइन की तरफ चलते हैं और समझते हैं पहले तो कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस तरह से काम करती है। ओके, अब आप ये समझो, अब आप ये समझें कि ओके, ठीक है। रिजर्व मुझे एक्चुअली आदत नहीं है इसकी, मुझे अरसा हो गया है, मुझे आदत है दूसरे सॉफ्टवेयर्स की। खैर, आदत पड़ जाएगी इस पे भी। अब हमने करना ये है, हमने जो ये लाइन हमने ले ली है, ठीक है, जो ये लाइन हमने ले ली है इसको हम ले लेंगे। अब आप समझे, जो ये लाइन है ना, मैं दोबारा बल्कि लगा देता हूँ यार, छोटी लाइन लगाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ से ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। लेट मी स्टार्ट अगेन। ठीक है, आप समझो ये यहाँ से शुरू हो गया पहला पोर्शन और ये यहाँ पर आकर हो गया खत्म। ठीक है, फिर इसी तरह ये आ गया, फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इसको इग्नोर करें, बस अभी ऐसे ही जाते रहते हैं। ठीक है, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल सी। ओके, और ये अभी फिलहाल ये हमारे पास काफ़ी है सीखने के लिए। और ये यहाँ पर आ गया एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर अब हम इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 12 पोर्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप ये समझो, अब आप ये समझो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये एरीज है, ये टॉरस, कैंसर, जेमिनी, ये कैंसर, ये लियो। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ टाइप कर ही देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ये एरीज आ गया, ये आ गया टॉरस। ये अभी आपको मुश्किल लगेगा, हो सकता है कई आप में से कई लोगों के ऊपर से गुजर रहा हो बिल्कुल, लेकिन आगे जाके ये आपके बहुत काम आएगा। ये आपको बाद में समझ आएगी, जब एक लेवल आगे हम जाएंगे तो आपको समझ आएगी, फिर आप मुझे बोलोगे यार ये तो आपने मैं पहले ही बता दिया था, ये अब आसानी हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा जो ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो के बाद आ गया सेजिटेरियस। ठीक है, फिर आ गया कैप्रिकॉर्न। आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम हम ना फोटोशॉप पे करें, इस पे मुझे तंगी हो रही है थोड़ी। आइसिस। तो ये हमारे बुर्ज बन गए हैं वो इस तरह से कि यहाँ से हमारा बुर्ज शुरू होता है। ठीक है, पहला बुर्ज मैंने आपको ऑर्डर भी याद करवाए थे, एरीज टॉरस जेमिनी, आपको याद होगा। ठीक है, वो भी याद रखना आपने।
तो ये यहाँ से शुरू होते हैं बुर्ज हमारे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। जो हर बुर्ज का एक साइज है, ये वाला पोर्शन, ये 30 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये वाला पोर्शन भी 30 डिग्री, ये भी पोर्शन 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। जैसे हमारे चांद के महीनों की तारीख 28 29 होती है, सॉरी 29 30 होती है। और हमारा जो ये है, क्या कहते हैं इसको, अ, ये जो होता है हमारा, अल्लाह भला करे, आपका इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है, चांद की जो तारीख होती है वो 29 30 होती है, और जो इंग्लिश डेट्स होती हैं वो 30 31 होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर बुर्ज को जो साइज है वो दिया गया है 30 डिग्री का, ठीक है। लेट मी टाइप 30 डिग्री, ये आपने याद रखना है। यानी एरीज का साइज रहेगा 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, फिर टॉरस का भी यही रहेगा, तमाम 30 30 डिग्री है। जब आप इन सबको मिलाओगे तो ये 360 डिग्री बन जाएगा। पूरा एक राउंड जो है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 30 डिग्री जो है, ये साइज है इसके, डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये 30 डिग्री के तमाम जोडिक तो होंगे। अब होता क्या है, इसके बैकग्राउंड पर भी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग नक्षत्र, ठीक है, या नक्षत्र, इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन। ये नेक्स्ट लेवल की चीज होती है कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बिहाइंड द सीन ये काम कर रहे होते हैं। ये की नाम है, हिंदी में नक्षत्र, उर्दू में नक्षत्र, और इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। अब होता क्या है, मैं किसी और कलर से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर, इफ आई कुड, यस। अब आप ये समझो कि ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये 30 डिग्री का, इसमें बेसिकली 13 डिग्री के ना दो पोर्शंस होते हैं। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक 13 डिग्री है, तो मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि ये 13 डिग्री का फिर एक पोर्शन है, मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये 13 डिग्री का पोर्शन हो गया। अब अगला जो पोर्शन है ना, अब ये टोटल 26 डिग्री इसने कवर कर लिया, 13 इस पोर्शन ने, 13 इस पोर्शन है, टोटल ये कितना था, 30। अब बाकी जो ये पोर्शन रह गया, ये रह गया 4 डिग्री का, ये वाला। तो हमने अगला पोर्शन फिर 13 डिग्री का बनाना, तो 4 ये और 9 ये। तो यहाँ पर मैं एक और लाइन लगा देता हूँ। अब ये तीनों हमारे पोर्शन 13 13 डिग्री के हो गए हैं। कौन कौन से? यहाँ से ये वाला पोर्शन हमारा 13 डिग्री का हो गया, ये वाला सारा, ये भी 13 डिग्री का हो गया, और ये बन गया 4 डिग्री का। 13 और 13 26 और 4 30, तो 31 डिग्री का पूरा हमारा जोडेक हो गया, ठीक है। इस तरह जब अगला टॉरस स्टार्ट होगा तो उसमें ये पहला जो पोर्शन है वो कितना होगा, वो होगा 9 डिग्री का। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, ये पहला पोर्शन 13 का, दूसरा भी 13 का, और 13 में से 4 डिग्री बचे थे यहाँ पे, वो यहाँ पे आ गए। तो 13 में से 4 माइनस किए, बाकी 9 बचा, तो 9 वाला पोर्शन जो है वो इस जगह पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगला पोर्शन जो है वो फिर आपका 13 डिग्री का अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 9 था और ये 13 था, अब हो गया 22, बाकी बच गया कितना, 8। तो वो 8 डिग्री ये आ गया, वो 8 डिग्री आपका ये आ गया, और यूं आपके 30 डिग्री ये भी पूरे हो गए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट पुटिंग ओवर इट। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं फोटोशॉप पर ही करूं, क्योंकि मुझसे इस पे नहीं हो रहा। सो लिखना, ओवरले नहीं हो रही इसके ऊपर। खैर, तो
होता ये है कि जब एक प्लैनेट है, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जुपिटर की, वो जुपिटर ये एरीज में आता है, इस पोर्शन में आता है ना, जब इस पोर्शन में आता है एरीज में, तो हम कहते हैं एरीज में जुपिटर आ गया तो ये रिजल्ट देगा। आजकल जुपिटर के अंदर ही एरीज आया हुआ है, ठीक है। तो एरीज जब भी जुपिटर के अंदर आता है तो क्या होता है, हम कहते हैं जी वो पहला घर है ये कालपुरुष कुंडली का, और जुपिटर वहां पर बड़ा स्ट्रांग होता है, जुपिटर को दिशा बल मिलता है वगैरह वगैरह, ये सारे टर्म्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन जुपिटर अच्छा माना जाता है एरीज में ओवरऑल, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल, जो भी बंदे का चार्ट है उस पर। अब ये इधर तो आ गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बिहाइंड द सीन और भी गेम्स हैं। अब वो गेम्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो गेम ये है कि जो हम गौर नहीं करते कि जुपिटर तो आ गया यहाँ पे, लेकिन जब जुपिटर इसके अंदर एंटर होता है ना, इस पूरे पोर्शन के अंदर, तो वो पहले इस 13 डिग्री के अंदर आता है, तो यहाँ पे जब इस पोर्शन में आता है वो कोई और रिजल्ट देता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करके यहाँ पे आता है तो वो और रिजल्ट देता है, जब यहाँ पे आता है तो और रिजल्ट देता है। अब आप देखो ये एरिस का ही पोर्शन है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके ये एरिस का ही पोर्शन है, पर इसके अंदर 3 पीसीज हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जुपिटर इन तीनों के अंदर डिफरेंट रिजल्ट देता है, इसलिए एरिस असेंडेंट में पैदा होने वाले 3 लोग एक जैसे नहीं होते, वो सब डिफरेंट ही होते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पर पैदा हुआ हो फर्स्ट 13 डिग्री में, कोई हो सकता है यहाँ पर पैदा हुआ हो 14 से 26 डिग्री में, और कोई हो सकता है यहाँ से पैदा हुआ हो 26 से 30 डिग्री में। अगर कोई पैदा हुआ है 26 से 30 डिग्री के बाद, वो इट मीन्स यहाँ पे टॉरस में पैदा हुआ है, तो उसके अंदर टॉरस वाली क्वालिटीज भी होंगी और एरीज वाली भी क्वालिटीज होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये मैंने अभी इनिशियली आपको सिर्फ समझाया कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम करती है, अदरवाइज हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है, सिर्फ आपको मैंने सिखाना था कि आपको पता चल जाए बिहाइंड द सीन जो काम होता है वो क्या होता है। तो ये तो आपके साथ क्लियर हो गया। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना जो तरीकाकार है, बेस से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को पता है इसको जायचा बोलते हैं, इस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, ठीक है। ये जायचा है आपका, ऑलराइट। उसके बाद इसकी कुछ शेप इस तरह से होती है, एक लाइन यहाँ पे लगती है एंड द अदर वन इज लाइक दिस। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसके सेंटर तक एंड यहाँ से इसके सेंटर तक, और यहाँ से इसके सेंटर तक, सॉरी लाइन गलत हो गई, और यहाँ तक एंड फिर यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन खैर है, चलो कोई नहीं, इसको हम कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं ग्रुप, ओके ये ग्रुप हो गया। अच्छा अब क्या होता है, होता ये है, ये आपका जायचा आ गया। मैंने काफी अर्सा पहले आप सबको बता दिया था कि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ये हमेशा सेम रहेंगे। फर्स्ट हाउस, ओके, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा यहाँ पे आगे आगे, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवंथ। ये मैं दोबारा उनके लिए बता रहा हूँ जो हमारे ग्रुप में नहीं है, हो सकता है बाद में भी लोग देखें, उनको भी पता होना चाहिए कि हाउसेस क्या होते हैं, ऑलराइट। 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस, ये घर होते हैं। अच्छा अब ये घर कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि
हमेशा नंबर सेम रहेंगे, घर सेम रहेंगे। लाइक ये हमेशा पहला घर रहेगा, ये दूसरा घर रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और पढ़ना इसको एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहला घर होता है ये हमारा अपना, जो हम पैदा हुए हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो बेसिकली हम पैदा नहीं होते, बल्कि हम ऐसे ये पैदा हुए, ऊपर से नीचे डाउनलोड हुए हैं। लेकिन हम पैदा नहीं हो रहे, एक्चुअली हम यहाँ आए हैं वापस जाने के लिए, ठीक है। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, इसलिए उस उल्टी गिनती की वजह से चार्ट हमारा उल्टा चलता है, हम मौत की तरफ, राइट, सेपरेशन आइसोलेशन की तरफ। इसलिए इसको उल्टा पढ़ते हैं। ये भी आपके लिए एक सीखने की चीज आज मैंने आपको बता दी है कि चार्ट उल्टा क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ट हमेशा सेम रहेंगे, ये आपने बात याद रखना है। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स कभी नहीं चेंज होंगे, हमेशा याद रखना। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, हाउसेस सेम रहेंगे। बुर्ज कोई भी हो सकता है। आपको मुझे नहीं याद, मैंने आपको याद करवाया था, मैं आपको याद करवा देता हूँ। मैंने आपको ऑर्डर दिया था एक, जिसमें मैंने लिखा था पहला एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, Aquarius एंड Pisces। ये मैंने आपको एक तरतीब, एक ऑर्डर आपको मैंने बताया था। इसका साइज कहाँ से इंक्रीज होना मुझे नहीं पता। अच्छा ये, चलो इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको बिल्कुल नजर आए, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरतीब बताई थी, आपने हमेशा याद रखनी है, ये तरतीब कभी भी चेंज नहीं होगी। और लेट मी ग्रुप अगेन, क्योंकि ओके यहाँ पे नहीं है। चलो मैं इसको अभी फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। अब सपोज होता बेसिकली क्या है, जो हाउसेस के नंबर्स है ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये नहीं लिखे होते अमूमन चार्ट्स के अंदर। ये आपको जुबानी याद करने पड़ेंगे कि ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है, ठीक है। यहां पर जब भी लिखा होगा, यहां पर बुर्ज लिखे होंगे। यहां पर या तो लिखा होगा विर्गो पूरा इस तरह से करके, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ लिखा होगा यहां पर 6 ऐसे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। 6, ओके। और इसको ऐसे 16, 36, दैट्स गुड। ये 36 मैंने साइज कर दिया इसका, ओके। ये चीज लिखी होगी हमेशा इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा होगा 6, यहाँ पे लिखा होगा 7। आई डोंट नो कि यहाँ पे ये क्यों इस तरह कर रहा, चेंज नहीं हो रहे। कॉपी करके देखते हैं अगर ये पेस्ट हो जाए तो। यस, नो, ओके। यहाँ पे लिखा होगा 6, यहाँ पे लिखा होगा 7, यहाँ पे लिखा होगा 8, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा 9, यहाँ पे लिखा होगा 10, यहाँ पे लिखा होगा मोस्टली 11, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा 12, यहाँ पे लिखा होगा 1, यहाँ पे लिखा होगा 2, यहाँ पे लिखा होगा 3, यहाँ पे लिखा होगा 4 एंड यहाँ पे लिखा होगा वेयर। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे आ गया काफी।
आई डोंट नो यहाँ पे 5 क्यों नहीं आ रहा, मैं वैसे लिख देता हूँ 5, ठीक है 5। अब जो है आपने इसको ये नहीं समझना कि ये 6th लिखा हुआ है क्योंकि नंबर लिखा हुआ है 66 हाउस है। मैंने आपको बताया कुंडली में ये नहीं लिखे होंगे, ठीक है ये नहीं लिखे होंगे, 3rd हाउस 4th हाउस ये नहीं लिखा होगा कभी भी, ठीक है सॉरी ये चीजें नहीं लिखी होंगी, कुंडली में सिर्फ नंबर्स ही लिखे होंगे, तो आपने नंबर ही याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। अब पहले अगर में 6 लिखा हुआ है तो इट मींस 6 क्या है, वर्गो, तो इट मींस ये वर्गो कुंडली है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 9 तो आपको समझ जाना चाहिए 9 इज सेजिटेरियस, तो आपको पता चला चाहिए ये बंदा जो है वो क्या है, ये सेजिटेरियस है, बुर्ज कौस है इसका लगन, ठीक है। और आई एम सॉरी मैं एक चीज भूल गया, मैं आपको बता दूं कि इसको कहते हैं जो पहला घर होता है इसको कहते हैं लगन, ठीक है। और उर्दू में बोलते हैं ताला, इंग्लिश में बोलते हैं राइजिंग या फिर असेंडेंट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे आपका असेंडेंट साइन क्या है तो आपने कहना है मेरा असेंडेंट साइन ये है, जो भी आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। अगर कोई पूछे राइजिंग ताला या लगना, उर्दू में ताला जो होता है ना वो इस तरह होता है, वो ताला दूसरा ना समझ लेना लॉक वाला, ये तोए अलिफ आइन लाम, ताला मतलब तलु हुआ। जब बच्चा पैदा होता है तो जो भी मशरिक से, जिसको हम कहते हैं ना उफक होराइजन, जो भी बुर्ज तलु हो रहा होता है ना एट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो हमारा ताला बन जाता है, वो हमारा लगन बन जाता है। अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी मैं डिटेल में समझा देता हूँ, चलें अब शुरू किया हुआ है तो थोड़ा ये भी समझाता हूँ आपको ये होता क्यों है। आप समझे ये दुनिया है, ठीक है, ये हमारी पूरी अर्थ है, ये अर्थ प्लैनेट है, सूरज आ गया यहाँ पर सूरज है, अब सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे सुबह है, तो इट मीन्स ये जो हाफ पोर्शन है ना, यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ पे रात है, ठीक है। और चांद निकला होगा सपोज यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे करके, और चांद की रोशनी इधर पड़ रही है, ठीक है। अब इस हिस्से में दुनिया के जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे चांद की रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे चांद हो सकता है पूरे दिन का हो या बिल्कुल नजर आ रहा हो, और इस पोर्शन में जो बंदा रह रहा है ना, और यहाँ तो रात यहाँ भी है, लेकिन उसको चांद साइड से नजर आ रहा होगा, हाफ दूसरे छठे या चौथे दिन का, तो यहाँ चांद की मिसाल पूरा 4 तारीख है और हो सकता है यहाँ पर कोई और हो। एंगल भी है, अगर हम 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे सीधा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पे और एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो चांद का एंगल चेंज हो गया मतलब चांद की डिग्री चेंज होगी, डिग्री चेंज होगी तो मतलब पूरा मतलब चेंज हो गया। अब इस पोर्शन में जहां पर सुबह है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर तो चांद है ही नहीं है, तो यहाँ पर चांद ही नहीं है, और चांद की डेट हो सकता है अलग हो, यहाँ पर चांद की 6 तारीख है, हो सकता है यहाँ पे अभी 5 हो, यहाँ पे रात होगी 6 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तब यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर 7 हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, जब यहाँ पर 7 होगी यहाँ पर 8 हो जाएगी, तो इस तरह टाइम जो है वो चलता है, और एंगल जो है वो चांद का डिफरेंट होता है। अब मिसाल के तौर पर अभी जैसे 5 बजे हैं शाम के, ठीक है, ये शाम के 5 हैं, 5 PM। अभी अगर एक बच्चा पैदा होता है ना इस पोर्शन में जहां पर रात है, अभी इस वक्त 9 जुलाई 2023 5 बच्चे बच्चा पैदा होता है, वो यहाँ सपोज ये पाकिस्तान है, यहाँ पर रात है अगर, तो उसका असेंडेंट वो कोई और बनेगा, ठीक है, उसका असेंडेंट बनेगा कम से कम ये स्कॉर्पियो या सजिटेरियस इस टाइम। और अगर बच्चा इसी वक्त पैदा हो रहा है, सेम डेट सेम टाइम पर पैदा हो रहा है इस हिस्से में जहाँ सूरज अभी निकला है, तलु हुआ है, और आप समझ लो कि कोई अमेरिका, बर आज़म अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, तो वो बंदा जो बच्चा जो पैदा होगा वो ये पैदा होगा, लियो वर्गो टाइप पे पैदा होगा, ठीक है। अगर अर्ली मॉर्निंग है तो हो सकता है, सॉरी अर्ली मॉर्निंग है तो हो सकता है लियो वर्गो कैंसर पैदा हो, और अगर 12 बजे का टाइम है तो वो एजिस या टॉरस होगा, ठीक है। ये हम आगे जाकर समझेंगे कि ये किस तरह पता लगता है। तो इस तरह जो है ना वो आप समझ लो कि टाइम के हिसाब से असेंडेंट हमारा चेंज होता रहता है, और एक अंदाजे के मुताबिक ये अपने पास लिख लेना, हर 2.5 घंटे में असेंडेंट चेंज होता है, हर 2.5 घंटे में। मिसाल के तौर पर अगर एरीज बच्चा पैदा हुआ है 12 बजे तक, अगर मैं दोपहर 12 बजे का टाइम लूँ लाहौर पाकिस्तान का, दोपहर 12 बजे मिसाल के तौर पर एरीज लगन तलू हो रहा है मशरिक से,
तो ठीक 2.5 घंटे बाद 12 बजे के बाद 2.5 घंटे बनते हैं 2:30 बजे दोपहर के, तो 2:30 बजे जो बच्चा पैदा होगा वो टॉरस होगा। फिर 2.5 घंटे बाद जो बच्चा पैदा होगा 5 बजे तक वो जेमिनी होंगे। फिर 5 से 7:30 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो कैंसेरियन होंगे। तो इस तरह हर 2.5 घंटे बाद जो उफक से तलू होता रहता है जो आपका लगन है, ठीक है? अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो दोबारा से पूछ सकता है। इसमें फेसबुक ग्रुप जो मैंने आपसे बोला मुझे बताइएगा बनाएं कि ना डिस्कशन के लिए, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा रेदर देन व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस तरह से हमारे असाइनमेंट मूव करते हैं। आपको ये पहली बात हमेशा की तरह मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, आपको ये ऑर्डर्स याद होने चाहिए। ये ऑर्डर्स आपको बिल्कुल डिटो रटे होने चाहिए, ये बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है? और ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, मैंने बल्कि भेज दी पहले भी लिख के, मैं फिर दोबारा भेज दूंगा। ये याद होने चाहिए। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि हाउसेस सेम रहेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बट इनके अंदर लगन चेंज हो सकता है, ठीक है? अब होगा क्या जब आप एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा आपको जो चार्ट मिलेगा ना वो कुछ इस तरह से मिलेगा। बल्कि मैंने आई गेस इसको ग्रुप किया हुआ था ना, मैं इसी को उठा लेता हूँ। अब सपोज ये आ गया, अगर किसी की ग्रुप यहाँ पर पहले में 6 लिखा होता है, इट मीन वो वर्गो है। अगर 11 लिखा होता है तो इट मीन्स इक्वेरियस है। अगर 1 लिखा हुआ तो वो एरीज है। अगर 3 लिखा हुआ तो वो जेमिनी है, ठीक है? तो ये ग्रुप्स जो हैं वो सॉरी, ये जो गुण जो है चेंज होते रहेंगे। तो अगर किसी के जायचे में पहले घर में 3 लिखा हो, इट मीन्स ये जायचा जो है बुर्ज जोसा है, जेमिनी है, ठीक है? ये मत समझना कि थर्ड हाउस है, हाउस ये पहला ही रहेगा, ठीक है? लेकिन पहला घर बन गया जेमिनी। अगर किसी का मतलब यहाँ पर 4 लिखा हो तो इट मीन्स वो कैंसर है। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे तमाम जो बेसिक जायचे हैं वो इस तरह से देखे जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं इसकी तरफ जिसमें हम देखते हैं कि अ, क्यों ऐसे कर रहा है यार ये? मैंने जब भी कुछ काम करना होता है मुझे ना रुकावटें बहुत आती है। आई डोंट नो क्यों ऐसे कर रहा है। खैर इसको यहाँ ही रहने देते हैं, मुझे नहीं पता है क्यों ऐसे कर रहा है। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 ये याद कर लेना, ये मैं बाद में देख लेते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अब हाउसेस को पढ़ते हैं कि हाउसेस जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो मैं ये अब सब करने लगा हूँ डिलीट। तो आपने याद रखना है ये सब कुछ। चलो जी, ये आ गया आपका पहला घर। ऑलराइट, ये सॉरी जायचा आ गया। अब ये आ गया पहला घर। पहला घर क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला घर रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आप कैसे हैं, आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं, आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है? ओवरऑल तो चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन हमें कुछ चीजें जो है ना वो मतलब देखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ यार ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे जाना है मैंने, तो जब तक आप समझे कि लाइफ है ना, जो चार्ट है ये पूरी आपकी लाइफ है। ये गाड़ी है एक, ठीक है? अब गाड़ी किस तरह चलती है, मतलब अच्छा ड्राइवर हो, स्किलफुल हो, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर ड्राइवर अनाड़ी हो तो हो सकता है रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसको टायर ना चेंज करना आए।
हो सकता है वो आपको बड़े गंदे रास्तों से बड़ी रैशली और बड़ी खराब ड्राइविंग करके लेके जाए। उससे क्या होता है, वो आपका सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल फर्स्ट लॉर्ड जो होता है ना, जो लगन होता है, लगन का मालिक, चलो मैं ये भी आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो पहला घर होता है उसको कहते हैं लगन। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट हाउस इज लगन। और लगन का जो मालिक होता है, लगन का मालिक, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे लगन लॉर्ड, उसको कहते हैं लग्नेश। ठीक है, तो उर्दू में ताला, और पहले घर को ताला कहते हैं और उसके मालिक को भी ताला कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का मालिक, पहले घर का हुक्मरान, लगन का मालिक लग्नेश। ठीक है, तो वो आपकी बेसिकली क्या है, वो आपका ड्राइवर है, आपकी पूरी लाइफ को चलाने वाला है। तो लगन का मालिक जब जायचे में स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरऑल लाइफ की टोन आपकी अच्छी रहेगी। लगन का मालिक ही डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। आप अक्सर चार्ट में देखिएगा जिनका लगन का मालिक या पहले घर का मालिक ना, इधर बैठा होगा 8वें घर में, इधर बैठा होगा 6ठे घर में, इधर बैठा होगा 12वें घर में। उनकी लाइफ आपको मोटी तौर पर खराब ही नजर आएगी, परेशानी ही नजर आएगी, खासतौर पर 6 सेट वालों की। तो ये बात की बहस है कि वो हम देखेंगे कि वो ये समटाइम्स ये अच्छा फ्रूट भी दे देती है। तो आपने ये ना होगा आपके चार्ट में लगन का मालिक में बैठा हो और आप परेशान हो जाए कि मेरी लाइफ तो खराब ही इसलिए गुजर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ अच्छी भी गुजरे। उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, कुछ डिक्टम्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में जाके, वो पता लग जाएगा आपको फिर। तो पहला, अगर हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, हम दिखते कैसे हैं, हम नजर कैसे आते हैं, और ये हमारी पूरी लाइफ का जो ट्रैक है ना, वो वाजह हो जाता है कि यार अच्छा ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर लगन का मालिक अगर मरकरी है ना, तो एक बात तो कंफर्म होगी कि बंदा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा। मरकरी की पोजीशन पे डिपेंड करता है, मरकरी पहले घर में है, 6ठे घर में है, 8वें में, 12वें में, 9वें में, 10वें में, उस हिसाब से उसकी पोजीशन से पता चलेगा कि मरकरी कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज तय होगी, बंदा कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, बंदा बोलने वाला होगा, बंदे को ऐसे काम करने चाहिए जो वो बोलने से शुरू जुड़े हुए हों, सेल्स एंड मार्केटिंग टाइप। ठीक है, तो पहला घर ये आपका हो गया। दूसरा घर क्या होता है? दूसरा घर होता है हमारी फैमिली, जिसमें हम रहते हैं पूरी फैमिली, हमारे एसेट्स या हमारी वेल्थ भी बोल लें इसको। थर्ड, हमारी स्पीच। ये 3 चीजें हम देखते हैं कहाँ से? ये हम देखते हैं जी दूसरे घर से। हमने अपनी फैमिली देखनी हो कि हमारी, सॉरी स्पीच के तरह डबल ही है, फैमिली कैसी होगी, हमारे फैमिली के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, हमारी फैमिली छोटी है, बड़ी है, कैसी है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो देखते हैं। हम अपने एसेट्स, अपने वेल्थ, हमारे पास कितनी जमा पूंजी है, हमारे पास असासाजात कितने हैं, हमारे पास घर कितने हैं, हमारे पास गाड़ियां हमने क्या दुकानें लेकर रेंट पर दी हुई हैं, या हमारे पास 1 से 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी होगी, वैसे तो गाड़ी तो हम घर मकान हम देखते हैं फोर्थ हाउस से, बट उससे पता चलता है उनकी क्वालिटी, की गाड़ी आपके पास 600 सीसी होगी, 1000 सीसी, 1300 सीसी, 4000, 5000 सीसी, या हवाई जहाज होगा। वो क्वालिटी हमें पता लगती है और कब मिलनी है वो पता लगती है। बट सेकंड हाउस बताता है कि हमारे पास जो फैम गाड़ी है, जो हमारे टोटल असासाजात हैं, वो कितने होंगे, जमा भी होंगे या नहीं, हमारा कोई बैंक बैलेंस भी होगा या नहीं, या हम खाली हाथ ही रहेंगे, जस्ट हमारी सैलरी आया करेगी और आके खत्म हो जाया करेगी, या हमारा कोई बैंक अकाउंट होगा, हमने किराए पे मकान दिए होंगे, गाड़ियां दी होंगी, दुकानें दी होंगी। ये सारी चीजें कहाँ से देखी जाती हैं? ये देखी जाती है सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से हम स्पीच भी देखते हैं। स्पीच हमारा बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा जो है वो बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। मिसाल के तौर पर वीनस हो दूसरे घर में, जुबान बहुत मीठी होगी, आवाज बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन बंदा थोड़ा सा ना टेढ़ा होगा बोलने में, कड़वा बोलेगा, क्योंकि वीनस एक बुनाई तौर पर एक नहस प्लैनेट है। ठीक है, तो नहस प्लैनेट होने की वजह से बंदा थोड़ा कड़वा बोलेगा। अजान शुरू होगी, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, हम बात कर रहे थे स्पीच की। अब स्पीच में ये होता है कि सेकंड हाउस हमारा बोलने का जो तरीका है ना, वो बताता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज होती है। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स जिनकी आवाज मीठी है, उनका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है।
कुछ लोग देते ही गाली हैं, इट मीन उनका जो सेकंड हाउस है ना वो बुरी तरह अफलिक्टेड है, खराब है, डैमेज हुआ हुआ है, इसलिए वो बुरा बोलते हैं। तो सेकंड हाउस से हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान बोलने के मामलात में कैसा होगा। अब आ जाता है जी हमारा थर्ड हाउस, एंड द थर्ड हाउस इज अबाउट सिबलिंग्स, हमारे छोटे बहन भाई। ठीक है, मैं टाइप भी कर देता हूँ, सिबलिंग्स प्लस ट्रैवल प्लस हार्ड वर्क। ऑलराइट, सो ये जो हमारा हार्ड वर्क है, मतलब हम मेहनती हैं, कितने हैं, हमारे ट्रैवल्स हैं, और वो कैसे होंगे, वो सारे हम इस थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से हम देखते हैं यंगर सिबलिंग्स, हमारे से छोटे बहन भाई अगर हैं तो कितने हो सकते हैं, या बिल्कुल नहीं होंगे, या उनके साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। थर्ड लॉर्ड अगर हमारा खराब है और बुरी तरह डैमेज है, तो इट मीन्स हमारे या तो समटाइम्स बाकी कंडीशंस को भी देख के, बाकी प्लैनेट्स को भी देख के हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे सिबलिंग्स हैं या तो वो होंगे नहीं, हम ही घर में सबसे छोटे होंगे, या फिर हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे या बहुत खिलाफ होंगे, वो हमारे हमारे साथ बनती नहीं होगी। तो वो थर्ड हाउस से देखते हैं। देन आ जाता है जी आपका ट्रैवल। अब ट्रैवल क्या होता है, आप कितना सफर करेंगे अपनी लाइफ में, वो देखा जाता है आपके थर्ड हाउस से। इसके अलावा इसको डेली ट्रैवल भी कहते हैं। हो सकता है एक बंदा ऐसी जगह जॉब करता हो जो उसका 1 घंटा आने जाने में लगता हो, तो इट मीन उसका थर्ड हाउस में ट्रैवल वाला प्लैनेट उसको ट्रैवल करवा रहा है। ठीक है, ये वो ट्रैवल है जो हम एक किस्म के डेली ट्रैवल करते हैं, डेली रूटीन का। ठीक है, और समटाइम्स कुछ ट्रैवल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, जो हम करते हैं लेकिन वो हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो दैट इज़ आल्सो बी सीन फ्रॉम हियर, थर्ड हाउस। फिर आ जाता है हार्ड वर्क। थर्ड हाउस हमें बताता है कि हम हार्ड वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड सी उनकी आमदनी होती है। बहुत मुश्किल से वो जो है ना अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो कर पाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में हार्ड वर्क बहुत दिया क्या होता है, इट मीन्स उनका जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है ना, वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व है उसके प्रोफ़ेशन से, उसके काम से, कि वो जब तक हार्ड वर्क नहीं करेगा ना, वो पैसा नहीं कमाएगा। जैसे मज़दूर है, जब तक वो ईंटें उठा के नहीं जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। दर्ज़ी है, कपड़ा नहीं करेगा, काटेगा नहीं, सिएगा नहीं, पैसा नहीं कमाएगा। हर वो काम जो हाथ से होता है, ऐसे लोग, इनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो देख के पता चलता है कि इनका थर्ड हाउस जो है ना, उनसे हार्ड वर्क करवा रहा है। आज के दौर में कोई भी जो है ना वो हार्ड वर्क नहीं चाहता कि वो करे, वो चाहता है कि आसान सा काम हो, घर बैठ के मैं पैसा कमाऊं, तो थर्ड हाउस को वो अच्छा नहीं समझता। इसलिए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस को, इस वाले हाउस को बैड हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये है बैड हाउस। बैड हाउस कौन सा, थर्ड वाला, बिकॉज कोई भी आज के दौर में मेहनत नहीं करना चाहता, इस वजह से। फिर आ जाता है जी हमारा फोर्थ हाउस, एंड फोर्थ हाउस इज आवर मदर, सबसे पहले हमारी अम्मी, फिर हमारा हाउस, फिर हमारी कार। ये सारी चीजें जो हैं वो जो है वो देखी जाती हैं फोर्थ हाउस से। इसके अलावा बल्कि हाउस को मैं अगर इसके साथ एक और चीज ऐड कर दूं, लैंड और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ये बताता है जी हमारा फोर्थ हाउस। ऑलराइट, हमारी माँ कैसी होगी, हमारे माँ के साथ ताल्लुकात कैसा रहेंगे, हमारी मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल सारी चीजें हमारी माँ के बारे में फोर्थ हाउस से पता चलती हैं। इसके अलावा हम कैसा घर लेंगे, किस घर में रहेंगे या किस घर में रहते हैं, हमारी लैंड है, प्रॉपर्टी है, जो भी, वो सारी फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। क्या मैं फ्यूचर में प्लॉट लूंगा, नहीं लूंगा, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। उसके अलावा हमारी कार, अब मैंने यहाँ पे कार लिख दी है, इस पे आप बाइक भी कर लें, इस पे आप प्लेन भी कर लें, यानी किसी भी टाइम की व्हीकल, आपकी सवारी, वो सारी फोर्थ हाउस से देखी जाती है कि आपकी सवारी, आपको उनकी नसीब में जो है वो कितने मतलब क्वालिटी की है। छोटी गाड़ी नसीब में है तो आप सारी जिंदगी 660 सीसी पे ही रहेंगे। थोड़ी अच्छी क्वालिटी है तो आप 800 सीसी पे रहेंगे, और अच्छी है 1000 सीसी पे रहेंगे, और अच्छी है 1300 सीसी पे रहेंगे। ठीक है, और इन सारी चीजें की क्वालिटी पता लगती है फोर्थ हाउस से। उसके बाद आ जाता है जी फिफ्थ हाउस।
फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस होता है जो हमें गेन्स होते हैं, हमें किसी न किसी से फायदे मिलते हैं, वो सारे हम यहाँ से देखते हैं कि आया कि हमें कभी कोई फायदा मिलेगा या नहीं। यार मैं ये काम करने लगा हूँ, मैं ये काम करूँ या ना करूँ, मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, मैं डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। ये तमाम चीजें कहाँ से देखी जाती हैं? ये देखी जाती हैं हमारे फिफ्थ हाउस से। यानी गेन्स, हमें फायदे कहाँ से होंगे, गेन्स कहाँ से होंगे, ये सारे फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे लव अफेयर्स फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। लड़की ये हो तो कितने लड़कों से चक्कर होगा तो कामयाब होगा या नहीं होगा। लड़का हूं तो कितनी लड़कियों के साथ मेरा जो है वो चक्कर रहेगा, और फायदा होगा या नहीं होगा, लव कामयाब होगा या नहीं होगा। इसके अलावा लॉटरी, ये भी गेम्स नहीं आता है। अचानक से हम लॉटरी लेते हैं, प्राइज ढूंढ लेते हैं, कुछ भी है, अचानक से हमें फायदा हो गया, रातों रात बैठे हमें 1 लाख रुपया मिल गया, हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, एकदम ऊपर चली गई करेंसी तो हमें फायदा हो गया। सारी चीजें, लॉटरी भी बेसिकली उसी का हिस्सा है। ठीक है। और ये सारी आ जाती हैं चीजें हमारे फिफ्थ हाउस से। तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं इन चीजों को कि ये कैसी होंगी। इसके अलावा स्टमक भी होता है जो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हमारा स्टमक, हमारा मैदा कैसा रहेगा, ठीक है। और हमारी जो है वो मैदा की बीमारी तो नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म अगर रहेगी तो कैसी होगी। तो ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा किड्स, हमारी जिंदगी में शामिल बच्चे, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड स्पेशली फर्स्ट किड, जो हमारा सबसे पहला बच्चा होता है ना, वो भी पांचवें घर से देखा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पांचवें घर से देखते हैं कि ये सारी चीजें हम हमें कैसी होंगी, अगर होंगी या नहीं होंगी, या अगर अच्छी हैं, बुरी हैं, कोई परेशानी है, वो सारी यहाँ से देखी जाती है। ऑलराइट, ये सारी आपकी यहाँ से हो गई। अब आ जाता है जी सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? हमारी तमाम केसेस जो लिटिगेशन हैं, कोर्ट केसेस, एक्सीडेंट, डिजीज, और आपकी प्रॉब्लम्स और आपके एनिमीज। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो आपको सबसे पहले तो एनिमीज आ गए आपके। हाँ, एनिमीज था, सॉरी, फॉर कोड द स्पेलिंग। ठीक है, कोर्ट केसेस, ये भी आ गए तमाम कोर्ट केसेस, एक्सीडेंट्स, आपका आप कह लो कि दुश्मनदारी है और उनके साथ अगर केस जुड़े हैं वो सारी कितनी। ठीक है, आपकी जो है बीमारियां, ठीक है, जो आपकी डिसीजेज हैं, चलो ये लिख देते हैं खाली, काफी अभी। फिर आपके कोई एक्सीडेंट तो नहीं होंगे, एनिमीज तो नहीं होंगे, ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आएंगे। तो कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स भी सिक्स्थ हाउस से होती हैं। इसके अलावा हमारी जॉब भी सिक्स्थ हाउस से होती है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आ गई हमारी सिक्स्थ हाउस से। हमारे दुश्मन होंगे, हम पर वो वार करेंगे, तो क्या हम बच पाएंगे या नहीं, या वो हम दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। तो वो भी कहाँ से देखा जाता है? सिक्स्थ हाउस से। हमारी लाइफ में क्या क्या इश्यू आएंगे, वो भी सिक्स्थ हाउस से। हमें कैसे बचना चाहिए एक्सीडेंट से, वो भी कहाँ से देखा जाता है? सिक्स्थ हाउस से। हमें जॉब मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, वो कहाँ से देखा जाता है? सिक्स्थ हाउस से। तो बेसिकली ये भी एक टेंशन परेशानियों वाला घर है, तो इसलिए इसको भी एस्ट्रोलॉजी में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में भी क्या, क्लासिकल टेक्स्ट में भी इसको बैड हाउस ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसको बुरा हाउस माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो अब हमारे पास दो बुरे हाउस हो गए, कौन सा? तीसरा और छठा। ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद आ जाता है जी सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज आवर वाइफ, हस्बैंड, यानी आपका स्पाउस। लड़की है तो आपका हस्बैंड, वाइफ है तो, सॉरी, लड़की, हाँ, वाइफ है तो हस्बैंड, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी वाइफ। इसके अलावा हमारी पार्टनरशिप्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे डेली के जो वेजेस होते हैं, दिहाड़ियां जो हम काम करते हैं ना, उसको डेली वेजेस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से देखी जाती हैं? ये भी देखी जाती हैं हमारे सेवंथ हाउस से। अब सेवंथ हाउस बेसिकली पार्टनरशिप का घर है। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी के साथ कारोबार करना चाहते हो, तो आपको
आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो तमाम 7th हाउस से देखे जाते हैं। तो जो स्पाउस है ना, जो वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है, शादी, निकाह, ये भी एक पार्टनरशिप है। बेसिकली क्या होता है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, एक पेपर होता है निकाहनामा, उसपे सिर्फ आप दस्तखत करते हो, तो दैट इज़ पार्टनरशिप। तो इसलिए 7th हाउस को पार्टनरशिप का घर इसी वजह से कहा जाता है। इसके अलावा डेली वेजेस, जो दिहाड़ियाँ होती हैं कि हम कितना कमाएँगे डेली का, वाक़ई कमाएँगे या नहीं? कुछ लोग होते हैं वो महीना पूरा मेहनत करते हैं, फिर उनकी अर्निंग होती है। कुछ होते हैं डेली बेसिस पे कमा रहे होते हैं, शॉपकीपर, दुकानदार, क्योंकि वो डेली कमा रहे हैं, उसी टाइम उनका सॉरी, उनका जो है वो प्रॉफ़िट निकल रहा होता है। तो वो डेली उनका प्रॉफ़िट आता रहता है, तो उनकी डेली वेजेस है। दिहाड़ीदार, मज़दूर अ, मज़दूरी करते हैं, अपनी ईंटें उठाते हैं, घर बनाते हैं और अपनी जो भी दिहाड़ी है 1500 2000 वो ले जाते हैं। तो जो डेली वेजेस है वो 7th हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जो हमारा 8वां घर है। 8वां घर में क्या होता है, हमारे ऑब्स्टैकल्स, जो भी रुकावटें आती हैं, ठीक है? डेथ, डेथ को कभी डिस्कस नहीं करना एस्ट्रोलॉजी में, रूल नंबर 3 कह लें आप। मैंने आपको पहले 2 रूल बताए थे, एक ये भी है, डेथ को कभी डिस्कस नहीं करना, ना मैं करूँगा, मैं सिर्फ़ आपको बताऊँगा थोड़ा-सा इसके बारे में कि इसको डेथ क्यों कहा जाता है। कभी किसी का डेथ टाइम आपने कभी भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है? इसके अलावा 8th हाउस से देखा जाता है हमारा डिप्रेशन, कि हमें कोई परेशानी, डिप्रेशन है, हमारे इन-लॉज़, ये भी 8वें घर से देखे जाते हैं, ऑलराइट। तो जितनी भी टेंशन, डिप्रेशन, डेथ, ऑब्स्टैकल्स हैं वो, और 8वां घर जो है वो ये है, और इसको आप कह लें ऑकल्ट साइंसेस, मख्फी अलूम, ठीक है? हमारी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें आती हैं, हम कोई काम करते हैं वो होते ही नहीं है, खराब हो जाता है, शुरू करते हैं होता है, परेशानी आती है, तकलीफ़ें आती हैं, रुकावटें आती हैं, कभी पेपर नहीं पूरे, कभी कुछ नहीं पूरा, तो वो ऑब्स्टैकल्स जितने भी आते हैं ना हमारी लाइफ़ में, वो 8वें घर से देखे जाते हैं। जिनका 8वां घर डैमेज हो, परेशानियाँ हो, खराब हो, या कोई खराब प्लैनेट के साथ बैठा हो, तो जो 8वां घर है ना, वो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है हमारी लाइफ़ में। इसके अलावा जो 8वां घर है वो डेथ का भी है। डेथ होती है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमें किसी दिन एक अलहदा जो है ना, उसमें बात करेंगे वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ हाउसेस की बात करेंगे। तो मैं उसमें बताऊँगा उसको डेथ का घर क्यों कहा जाता है। फिर हमारी टेंशन, डिप्रेशन, ऑब्वियसली जब ऑब्स्टैकल्स आएँगे, रुकावटें आएँगी, तो टेंशन, डिप्रेशन भी होगा, और टेंशन, डिप्रेशन होगा आपको तो आप ऑब्स्टैकल्स आएँगे तो टेंशन, डिप्रेशन भी होगा, परेशान भी होंगे आप। हमारे इन-लॉज़, हमारे ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे? लड़की है या लड़का है, उनके ससुराल वालों से ताल्लुकात कैसे रहेंगे? वो भी 8वां घर बताता है, ठीक है? और ये मैं आगे बताऊँगा, ये ससुराल का घर क्यों है, ये बीवी का घर क्यों है, ये माँ का घर क्यों है, ये आपका घर क्यों है, ये फैमिली का घर क्यों है, ये छोटे बहन-भाइयों का घर क्यों दिया गया है, वो भी बताएँगे, लेकिन नेक्स्ट कभी वीडियो में। तो इसलिए अच्छा, फिर ऑकल्ट साइंसेज़, मख्फी उलूम, 8वें घर से मख्फी उलूम भी देखे जाते हैं। कभी भी देखना आप, किसी की भी ज़ाहिर कि 8वें घर में सन, मून होगा ना, वो मख्फी उलूम का माहिर होगा, उसको बहुत शौक होगा, उसके पास कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर होगा। तो मख्फी उलूम भी बताते हैं, अगर 8वें घर का लॉर्ड मिसाल के तौर पर 9th में चला जाए, वो बंदा मख्फी उलूम सीखता है। 8वें घर का नॉलेज, 8वें घर पहले में आ जाए तो ऑब्स्टैकल्स, परेशानियाँ तो आती हैं, पर मख्फी उलूम भी आते हैं। 8वें घर का जो सॉरी 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तब भी बंदा जो है वो क्या कहते हैं उसको, सीखता है मख्फी उलूम में। एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे ऐड करने दें कि 5th हाउस ना हमारी इंटेलिजेंस भी होती है, हमारा माइंड भी होता है। तो मैं, इफ आई कैन ऐड इन दिस, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, इंटेलिजेंस, हमारी ज़हानत, हम कितने ज़हीन हैं, हमारा दिमाग कितना काम करता है। ये मैं पोजीशन खास तौर पे उनके लिए बता रहा हूँ जो याद करने वाले, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जैसे स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट को क्या शौक होता है, बच्चों को कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छा पढूँ, और मुझे परेशानी ना हो, सब कुछ ईज़िली याद हो। तो ये सारी चीज़ें वो बच्चे कहाँ से देखते हैं हम, इंटेलिजेंस, इसकी ज़हानत कितनी है, ठीक है? और ज़हानत उसकी कितनी है, और वो बच्चा, उसको ईज़िली याद हो जाएगा या नहीं होगा, ये 5th हाउस होता है, इंटेलिजेंस। सॉरी मैं ये भूल गया था। अच्छा, तो ख़ैर ऑकल्ट साइंसेज़, मख्फी उलूम के शौकीन, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियाँ, रुकावटें, और हमारा ससुराल, ये 8वें घर से देखा जाता है। तो इतनी बुरी चीज़ें अगर 8वें घर से नज़र आती हैं, तो इसलिए 8वें घर को भी बैड हाउस एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? बैड हाउस। इसके बाद हम चले जाते हैं 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस, अब 9th हाउस जो है ना, वो
वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस। एक तो आपके फादर 9th हाउस से देखे जाते हैं, आपकी जो फॉरेन ट्रेवल्स हैं, ठीक है, वो 9th हाउस से देखे जाते हैं कि आप फॉरेन ट्रैवल जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे कि नहीं, आपका रिलीजन, ठीक है, या आपके अकायद जिसको हम कहते हैं बिलीफ, यहाँ से देखे जाएंगे। आपकी लक भी 9th हाउस से देखी जाती है। तो ये तो आपकी बेसिक चीजें हैं जो 9th हाउस से हम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले बेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका लक, फादर, और आपके जितनी भी जो चीजें हैं वो सारी यहाँ से आ गई हैं। ओके, आपके फादर कैसे हैं, आपके फादर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आप के फादर क्या काम करते होंगे, फादर मतलब उनकी लाइफ कैसी होगी 9th हाउस से। फॉरेन ट्रेवल्स में जो हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स होते हैं, लाइक पढ़ने के लिए जा रहे हैं आप, आपको पता है 2 साल पढ़ना फिर वापस आ जाना है, वो 9th हाउस से देखते हैं। हम उम्रा हज करने जा रहे हैं, दैट इज 9th हाउस। ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं 9th हाउस, क्योंकि ये रिलीजन का घर है 9th हाउस। हमारे अकायद क्या है, क्या हम कट्टर मतलब अपने मजहब को फॉलो करने वाले हार्डकोर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन हैं हम, या हम खुले जहन के मालिक हैं। हम तमाम धर्मों को, तमाम रिलीजन्स को हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं और उनको मानते हैं कि सब ठीक हैं, या हम ऐसे हैं कि हम कहते हैं नहीं बस हमारा ही ठीक है, या हम अपने ही रिलीजन के अगेंस्ट होते हैं कि यार ये इसमें कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, कोई फायदा नहीं नमाज वगैरह पढ़ने का, पूजा पाठ करने का। तो वो तमाम हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे अकायद हैं, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा हम कितने लकी होंगे, लक हमारे साथ रहेगी या नहीं, और हमें परेशानियां रहेंगी जो भी है, वो तमाम चीजें हम कहाँ से देखते हैं, हम 9th हाउस से देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 10th हाउस। 10th हाउस इज आवर प्रोफेशन, जो भी हमारा प्रोफेशन है वो 10th हाउस है। हमारा लाइफस्टाइल हमारा 10th हाउस है, ठीक है। फिर हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहां भी हम जॉब करते हैं, जिस एरिया में, जैसे 6th हाउस से जॉब होती है ना, तो वो 10th हाउस भी वही बताता है कि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, या आपको क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए, ठीक है। वो आपको कौन बताता है, 10th बताता है। तो जहां भी 10th का मालिक प्रोफेशन का और 6th का मालिक जॉब का, ये सिंक्रोनाइज कर जाएं, वो बेस्ट पोजीशन होती है आपकी जॉब करने की, आपकी टाइमिंग की, जॉब कब मिल सकती है या क्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको सबको मिलाकर देखना पड़ता है। बट हमारा प्रोफेशन, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो यहाँ से देखा जाता है। और समटाइम्स इन सम केसेस फादर को भी 9th हाउस से देखा जाता है, बिकॉज ये फादर जो है वो मदर के चौथे घर से बिल्कुल 7th प्लेस पर है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये देखिए, ये आप है पहला घर, और यहाँ से ठीक 7वां घर बनता है ये आपकी वाइफ। तो ये आप मदर है, तो यहाँ से ठीक 7वां घर बनता है आपके फादर। तो कुछ टैक्सेस में फादर को भी 10th हाउस दिया गया है, जबकि ऑफिशियली जो फादर को देखा जाता है वो हमेशा यहाँ से देखा जाता है 9th हाउस से। कुछ हेल्प लेने के लिए आप 10th हाउस से भी फादर को देख सकते हो, बट ओवरऑल फादर यहाँ से देखा जाता है, कहाँ से, 9th हाउस से। यहाँ से मैं हमेशा देखता हूँ कि फादर का बिहेवियर कैसा होगा। मेरा ये मानना है अपना एक्सपीरियंस कि फादर 9th हाउस ही देखना चाहिए। फादर कैसे होंगे, उनकी जुबान कैसी होगी, वो कैसे रहने वाले होंगे, उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो 10th हाउस से देखा जा सकता है। तो ये आपके 10th हाउस आ गया, आपका लाइफस्टाइल, आप कैसी लाइफ गुजारते हैं। बल्कि आपका यहाँ मैं डाल दूं कि इन वर्किंग इन्वायरमेंट जो है ना, वो कैसा होगा आपका, आपका ऑफिस, जिसको हम ऑफिस भी कह सकते हैं, वो कैसा होगा, वो सारी चीजें आप 10th हाउस से देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो मेरी स्पीड लगता है कुछ ज्यादा तेज हो गई है, स्पेलिंग गलत होते जा रहे हैं। खैर, ये आ गया आपका 10th हाउस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 11वें घर की बारी। अब 11वें घर से क्या देखा जा सकता है, 11वें घर से एल्डर, एल्डर सिबलिंग्स, हमारे बड़े बहन भाई, वो हम 11वें घर से देख सकते हैं, ठीक है। अ, हमारी फुलफिलमेंट्स ऑफ डिजायर्स, ख्वाहिशात की तकमील, वो हमारी होगी या नहीं होगी, वो देखा जाता है हमारी जो है ना 10th हाउस से, ठीक है। उसके अलावा हमारी क्या ख्वाहिश है, हम क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें 11वें हाउस से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इसको सडन गेन्स भी बोला जाता है, इसको हमें अचानक फायदे भी होते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा हमारी बीमारियां,
बीमारियां भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। छठे घर से देखते हैं ना तो यहाँ से भी देखते हैं, बल्कि मैं लिख देता हूँ छोटी बीमारियां, बुखार, गला खराब, ये सारी चीजें ये देखी जाती हैं 11th हाउस से। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी परेशानी जो हमारी जिंदगी में आती हैं, जैसे 8वें हाउस से हमें पता चलता है कि बड़ी बीमारियां आ रही हैं यहाँ से, बड़ी परेशानी, तो छोटी छोटी परेशानियां भी यहाँ से देखी जा सकती हैं, तो उसको छोटी बीमारियां और परेशानियां कह सकते हैं। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप जैसे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे उसको ईजी हो जाएगा उसके लिए। तो हमारे बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे, हमारी ख्वाहिशात जो है वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, जो हम ख्वाहिश करते हैं कि वो सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अचानक जो फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे हमें अचानक फ़ायदे यहाँ से होते हैं, लॉटरी से होते हैं, 5th हाउस से, वो 11th से भी हमें होते हैं। ठीक है, हमें अचानक फ़ायदे, इसके अलावा छोटी बीमारियां, जो छोटी परेशानी आती हैं वो भी 11th हाउस से आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल भी है। ठीक है, और फ्रेंड सर्कल, हम किन लोगों से मिलते हैं, अ, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त कैसे होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, उनसे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका 12th हाउस। 12th हाउस सबसे पहले तो आ गया जी सबका फेवरेट, अब्रॉड सेटलमेंट, कि आप अब्रॉड जो है वो सेटल होंगे या नहीं होंगे। अब्रॉड सेटलमेंट होंगी, आप शॉर्ट ट्रैवल के लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारी जो है वो हॉस्पिटल्स, कितने चक्कर लगेंगे, हम कितना बीमार रहेंगे, यहाँ देख सकते हैं। एक्सपेंसेस, हमारे जो खर्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, हम कहाँ से, 12वें घर से। ठीक हो गया। इसके अलावा जेल, वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जेल भी चक्कर लग सकता है कि नहीं। तो सियासतदानों के तो बहुत स्ट्रांग होता है ये वाला योग उनके चार्ट में। अब्रॉड सेटलमेंट आपको बताता है कि आप अब्रॉड जाएंगे कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9th हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवल है, कि हम बाहर जाएंगे कि नहीं, डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन क्या बाहर जाके हम सेट होंगे या नहीं, उसके लिए हमें बार बार कर देखना पड़ेगा। तीसरा अगर भी ट्रैवल का है, हो सकता है आप आउट ऑफ सिटी बहुत ट्रैवल करते हो, लेकिन आप सेटल नहीं होते परमानेंट वहाँ, या आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड, लेकिन वहाँ सेटल नहीं होंगे, बिकॉज बारहवां घर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेटलमेंट देखने के लिए 12वां भी बहुत जरूरी है 9वें के साथ साथ। इसके अलावा आप में जो बीमारियां छोटी मोटी आएंगी, जो भी चीजें आएंगी, वो कैसी होंगी, आप कितने बीमार रहेंगे, छोटी बीमारी आएंगी, जल्दी चली जाएंगी, वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल्स में कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे 12वें घर से देखे जाते हैं। आपके एक्सपेंसेस, खर्चात देखे जाते हैं। आप 1 लाख कमा रहे हैं और खर्चात आपके 1,20,000 है, इट मीन्स आप कर्जे में चले गए हैं। ठीक है, तो वो जो है वो कर्जा जो आप पर चला गया ना वो आपका, तो वो खर्चा जो आपका बढ़ गया है वो 12वें घर से देखा जाता है। अगर आपका 12वां घर खराब है तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आपके लिए टिप यही है कि अपने अखराजात कंट्रोल करें ताकि आपको कर्जा ना मिले। एक और चीज जो मुझे याद आई है ना, यहाँ पर छठे घर में, जिसको डेट भी कहते हैं, डेट, डेट मीन्स कर्जा, कर्जा छठे घर से देखते हैं हम। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो है वो आपके आगे यहाँ पर। फिर जेल, जिनकी अक्सर जेल जाने की ख्वाहिश होती है ना सियासतदानों की, कि हम जेल जाएंगे या नहीं, और इसके अलावा अलावा जो लोग भी जेल गए हैं किसी भी सेंस में, उनका ये जो है ना 12वां घर बहुत बुरी तरह अफेक्टेड होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें देखी जाती हैं कहाँ से, 12वें घर से। अब ये सिर्फ एक फॉरेन सेटलमेंट के अलावा बाकी चीजें चूंकि बुरी हैं, इसलिए इसको भी एस्ट्रोलॉजी में बैड घर कहा गया है। ऑलराइट, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जो घर हैं एस्ट्रोलॉजी में, तमाम जायचे में, वो क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। सेकंड, हमने ये देखा कि हर घर में कौन से अच्छे घर हैं, कौन से बुरे घर हैं, तो ये चीजें हमें आज पता चल गई। बैड हाउसेस 3, 6, 8, 12 ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मत कभी ना समझिएगा कि छठा घर हमेशा खराब ही रहेगा। कुछ थियरीज ऐसी हैं कि अगर छठे का मालिक अच्छा चला जाए ना, जैसे एक थ्योरी है उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें 6, 8 और 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही पैदाइशी तौर पर आ जाए, प्लस लगन का मालिक स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसा बंदा बहुत तरक्की करता है, अरूज पे जाता है, बेशुमार पैसा कमाता है। तो विपरीत राजयोग अगर बन गया तो समझे बेहतरीन हो गया। इसलिए मैंने आपको
पहले समझाया था कि अपना चार्ट नहीं देखना अभी, क्योंकि आप देखेंगे आप गुमराह हो जाएंगे, आपको लगेगा यार मेरा छठे का मालिक तो ये बैठा हुआ है खराब, मैं तो बीमारियां जॉबलेस हूँ, दुश्मन है, एक्सीडेंट होते हैं, ये वगैरह वगैरह कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके छठे का मालिक सपोज सैटर्न है और पिताजी तो फिर छठे में बैठा हुआ है, और आपका पहला घर इट मीन्स क्या बना, या तो विर्गो हुआ या लिब्रा हुआ, सॉरी या विर्गो हुआ या लियो हुआ। और अगर लियो या विर्गो का मालिक मरकरी यहाँ ही बैठा हुआ शरफ में, या सन यहाँ ही बैठा हुआ शरफ में, सॉरी लक में होगा, सन यहाँ पे आएगा सन आपका। तो अगर सन यहाँ पे हो गया, लगन का मालिक एग्जॉल्टेड हो गया, ये भी एग्जॉल्टेड हो गया, छठे का मालिक छठे में आ गया, तो आप जो मुझे लग जाएंगी, आप तो कोर्ट केसेस से भी कमाएंगे। अच्छा, वो कोर्ट केसेस का मतलब ये नहीं कि आप पर कोर्ट केसेस है, इट मीन्स आप वकील हैं। एक कोर्ट केसेस के दो मतलब हो गए ना, एक तो ये कि आप कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, दूसरा आप रोज कोर्ट केसेस में जा रहे हैं नुमाइंदगी करने, तो इट मीन्स वही प्लेसमेंट है। सिर्फ एक लगन के मालिक के स्ट्रांग होने की वजह से वो पूरी चेंज हो जाती है कि आप कोर्ट केसेस अपने नहीं लड़ रहे, आप दूसरों के लड़ रहे हैं, आप वकील बन गए, क्योंकि ये जॉब भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के डिसाइड करना पड़ता है कि कौन क्या है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये बेड हाउसेस आपको पता लग गए, 3, 6, 8 और 12। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज नोट कर लें कि ये जो आपका घर होता है ना, हाउस नंबर आप कह लें 4, 1, 4, 7 और 10। ठीक है, इनको कहते हैं केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर। ओके, इनको कहते हैं केंद्र। अच्छा, इसको लिखते केंद्रा है लेकिन पढ़ते केंद्र है, क्योंकि हिंदी या संस्कृत में ए बहुत आता है हर वर्ड के आखिर में, तो केंद्र इसको बोलते हैं केंद्र, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंटर। ओके, तो ये आपका सेंटर आ गया। ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये आपको जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जी, इनको मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको आसानी के लिए आपको ये याद रहे। तो ये हो गए जी केंद्र। ठीक है, उसके बाद आगे आपके 3 घर, 1, 5 और 9। ठीक है, आई रिपीट, 1, 5 और 9। 1, 5 एंड 9, इनको कहते हैं त्रिकोण। ठीक है, इनको कहते हैं त्रिकोण, आई डोंट नो, और ट्राइन, इंग्लिश में ट्राइन। अब त्रिकोण का काम क्या है, त्रिकोण ये आप समझ लें आपके ना लाइफ में अच्छे जो घर है ना वो सारे यहां से पता चलते हैं। आपकी अच्छी चीजें आप देखिए ना, ये पहला घर आप खुद दें कितना अच्छा है आपका घर, और 5वां घर कितना अच्छा, आपको फायदे होना, लव अफेयर्स, लॉटरी, आप इंटेलिजेंस नहीं है, स्टमक स्ट्रॉन्ग है आपका, आपके बच्चे भी हैं, आपके फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, फॉरेन ट्रैवल हैं, लक है, स्पेशली लक, सबसे लक से बढ़कर क्या है, खुशकिस्मत है। तो इसलिए इनको त्रिकोण बोला जाता है, ट्राइन, इन तीनों घरों को। तो जब भी मैं बोलूं त्रिकोण स्थान या त्रिकोण वाले घर, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए 1, 5, 9। फिर केंद्र 1, 4, 7, 10, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनको, जैसे कि 3, 7, 11 है, 2, 7, 11 है, तो वो सारी चीजें लेकिन हम भी बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमने देखना है वो सिर्फ ये देखना है जो मेन मेन चीजें हैं लेवल 1 की, ताकि आपको अभी आसानी से समझ आए, अभी ज्यादा हमने मुश्किल नहीं करना। ऑलराइट, लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तकरीबन खाली मेरे ख्याल से 1 घंटे का ये लेक्चर ही हो गया रिकॉर्ड जो आज हो गया। और बाकी इंट्रोडक्शन लेता था छोटा सा, 10-11 मिनट का, तो काफी बड़ा लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मुझे जरूर बताएं, और जो मैंने आपसे राय मांगी है फेसबुक ग्रुप की वो भी मुझे बताएं डिस्कशन के लिए, क्योंकि सब क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट्सएप पे जवाब देना समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो फेसबुक ग्रुप में ये होगा, जो भी पोस्ट करेगा बंदा अपना टोटल पूरा एक पैराग्राफ लिख के छोड़ देगा कि ओके ये हो गया हमारे साथ, हमें ये समझ नहीं आई, तो वहां पर जवाब दिया जा सकता है। यहाँ पर और भी लोग आपको जवाब दे सकते हैं, और वहां पर पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ना भी ईजी होता है, rather than कि व्हाट्सएप पर पूरी चैट पढ़ी जाए। तो मुझे जरूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक ग्रुप बने, और प्लस ये भी बताइए कि अगर मैं ऑनलाइन अरेंज करूं क्लासेस का, लाइक गूगल मीट या जो भी जूम ऐप की एप्लीकेशन है, ताकि हम लाइव वीडियो चैट पे सारे इकट्ठे हों, और वहां पर डायरेक्ट मैं आपको ये साथ साथ समझाऊं, और साथ साथ आप उसको पढ़े में, तो मुझे वो भी जरूर ऑप्शन दीजिएगा। वो हफ्ते में 1-2 दिन हम लाजमी लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, आई होप
आपको काफ़ी समझ आई होगी, पढ़ने का मज़ा आया होगा। कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माफ़ी और अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। मुझे ख़ास तौर पे आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मुझे दुआओं की अशद ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।